मोनोक्रोम जो है वो मैं आप लोगों से एक और एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि वो वर्क जो है हमें थोड़ा सा और हायर ले जाना है ना। 20 मिनट में अगर आप उतना बना सकते हैं तो डेफिनेटली 2 घंटा देंगे तो काफ़ी डिटेल्ड बना सकते हैं, राइट। सो वो एक और बार ट्राई करेंगे। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले आप उसको भी तैयार करेंगे और ये नेक्स्ट असाइनमेंट भी स्टैक होगा, ठीक है। तो मेहनत करनी है उसमें। ऑल राइट, सो फोटोशॉप में आज हमारा जो मेजर टॉपिक रहेगा वो कलर थ्योरीज़ के ऊपर होगा, कि हम लोग डिफरेंट टाइप की कलर थ्योरीज़ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है कलर थ्योरीज़ का, और कितने टाइप्स की कलर थ्योरीज़ होती हैं। आपने ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास में एक कलर थ्योरी एक्सप्लोर की थी जो कि मोनोक्रोम कलर थ्योरी थी, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एक बेसिक्स ऑफ कलर थ्योरीज़ क्लियर करेंगे, जो कि हमने स्कूल टर्म में ज़रूर पढ़ा था, लेकिन उसको अब अप्लाई कैसे होता है और इसमें कॉम्पोजिशन क्या चीज़ होती है, वो उस चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आपको सिमिलरली एक और एक्सरसाइज दी जाएगी आपके इमेजेस के साथ, ठीक है, और आपको वो चीज़ अप्लाई करके फिर हमें वापस देना होगा, ठीक है। ओके, सो प्रीवियस इंटरफेस वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सबको क्लियर रहा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो आर्टवर्क होंगे प्रोबेबली आज के इस आर्टवर्क के बाद आप जो आर्टवर्क बनाएंगे वो A3 साइज़ में बनाएंगे विथ लैंडस्केप बनाएंगे, ठीक है। लैंडस्केप में बनाएंगे और हर एक के नीचे आपका नाम, आपके पर्टिकुलर कोर्स का नाम, ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और ग्रुप में ही आपको लोगोज भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप अपने आर्टवर्क के ऊपर में कंपनी का यानी आपके इंस्टीट्यूशन का ब्रांड लोगो लगा के आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने असाइनमेंट्स के दौरान उसको फिक्स करेंगे, वैसे ही देना है आपको, लोगोज एंट्री करके ही देना है, ठीक है। ओके, सो हम इसको पोर्ट्रेट व्यू में रख रहे हैं और 300 रेजोल्यूशन, अभी कोई चेंजेस नहीं, जैसा हमने प्रीवियसली लिया था वैसा ही लेंगे। और यहाँ पे हम इसको VFX CLS 002, ये आपकी फोटोशॉप की सेकेंड क्लास है। लेट्स क्रिएट दिस वन। कलर मिक्सिंग और कलर थ्योरी और कलर सिस्टम, ये तीन चीज़ें हैं जो कि आपके आर्टवर्क में कलर्स को बैलेंस करना, कलर्स को दिखाने का काम करते हैं, राइट। और कलर्स को दिखाना केवल ये नहीं होता कि आप केवल कलर्स स्प्लैश कर दें, डाल दें उसके ऊपर में, वो नहीं होता, बल्कि कलर्स जो थ्योरी है वो इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि आपका वर्क जो है वो बैलेंस नज़र आए, जनता जो है वो ज़्यादा देर तक आपके वर्क को देख सके, राइट। अगर आपके डिज़ाइंस में, आर्टवर्क्स में कलर बैलेंसिंग कम होगी तो आर्टवर्क जो है वो उतना खासा नहीं आता है, राइट। इसके कुछ आउटपुट्स हैं जो कि हम डेफिनेटली हर कॉम्पोजिशन में आप देखते हैं, जो कि कलर थ्योरीज जो अप्लाइड होती हैं वो इन्हीं कॉम्पोजिशन को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, तभी आपका सीन चाहे 3D हो चाहे 2D हो, जैसा बनेगा वो सब इसी तर्ज पे बनेगा। आपकी क्लासेस के दौरान जब आगे आप जाएंगे तो यही थ्योरीज यूज़ की जाएंगी इस तरीके के आर्टवर्क जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो कौन सी कलर थ्योरी किस चीज़ के काम आएगी वो सारे कलर डिसीजन पे ही डिसाइड होते हैं, इसी से मूड्स भी जनरेट होते हैं, इसी से आउटपुट जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, आई कैची लगता है, लोगों को ज़्यादा देर तक उसको देखने की इच्छा होती है, ठीक है। सो अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे बेसिक्स ऑफ कलर थ्योरी है, जो हमने स्कूल टर्म में सीखी थी। स्कूल में हमारे मॉरल क्लास हुआ करती थी जब शुरुआत होती थी क्लासेस की, जब आप KG किंडरगार्टन से थोड़ा सा फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तब आपको ये अलग से एक मॉरल क्लास मिलती है। मॉरल अलग से एक सब्जेक्ट होता है, मॉरल साइंस या मॉरल, है ना, वो चीज़ रहता है। इन्वायरमेंट भी बाद में ऐड होता है, EVS जो है, लेकिन उससे पहले मॉरल साइंस हुआ करता था। मॉरल साइंस में ड्राइंग, क्राफ्टिंग वगैरह भी होती थी और उसमें ये कलर थ्योरीज बताई जाती थी, बट ये कलर थ्योरीज फोटोशॉप ने लिटरली ले लिया और उन्होंने डायरेक्ट इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। सो कलर जनरेट कैसे होते हैं, सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है प्राइमरी कलर्स, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में प्राइमरी कलर्स कौन से थे?
ब्लू, एग्जैक्टली, रेड येलो ब्लू, करेक्ट। और डिजिटल वर्ल्ड के आरजीबी, करेक्ट। अब कलर पिकर जो है ये इस ही पूरे कलर्स को सेलेक्ट करने का काम करता है बेसिकली। और जो मैंने 16 बिट में बताए थे कि सबसे पहले 16,70,000 कलर की रेंज है, वो यहाँ से स्पेक्ट्रम जनरेट होते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे कलर्स जो हैं वो 16,70,000 यहाँ पे ही हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अब इनमें वेरिएशन कैसे आती है, तो सबसे पहले एक बेस ग्राउंड बनाने के लिए हम लोग याद रखें कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। कलर एज इन ट्रू कलर, राइट, जैसे रेड है तो रेड है, रेड का कोई वैल्यू नहीं होगा। ग्रीन है, ग्रीन का कोई वैल्यू नहीं होगा। ब्लू का कोई मैथमेटिक या एल्गोरिदमिक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इनका कोई वैल्यू नहीं होता। इनमें वैल्यूज़ कब आती है, जब इनके अंदर शेड्स डाले जाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रू कलर होता है यानी रॉ कलर जो होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको बोला जाता है ह्यू। ह्यू आपको कलर पिकर के अंदर एच फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, ये ह्यू कहलाता है। और ये ज़ीरो कलर्स होते हैं, मतलब ये इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं होती। रेड रेड होता है, ब्लू ब्लू होता है, ग्रीन ग्रीन होगा, आपका मैजेंटा मैजेंटा होगा, लेकिन इनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देते हैं कि वैल्यूज़ जब डलती है यानी शेड वैल्यूज़ जब इसमें डालते हैं तब क्या हो जाता है, रेड डार्क रेड भी हो सकता है, लाइट रेड भी हो सकता है ना, डार्केस्ट रेड भी हो सकता है, ब्लूइश येलो भी हो सकता है, समझ रहे। ये तब आती हैं जब शेड्स डलते हैं, अदरवाइज उससे पहले जितने भी आपके पास रेड रहेगा ब्लू रहेगा सब ह्यू वैल्यू है। और ह्यू जो होता है वो क्योंकि उसकी कोई नंबरिक वैल्यू नहीं होती, उसको डिग्री के तौर पे जाना जाता है। डिग्री क्यों जाना जाता है, कोई आइडिया? क्योंकि इसकी वैल्यू डिग्री डालेंगे तभी कलर जनरेट होते हैं। 0 to 360 चलता है ना। तब जब वैल्यू जाएगी तो काटा चलता जाएगा, कलर जो भी आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप कैसे समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या? ये एक कलर व्हील होता है। डिजिटल वर्ल्ड में कलर्स जो होते हैं वो कलर व्हील के तौर पे जाने जाते हैं। तो वो 0 से शुरू होंगे, 360 पे जाएंगे और 360 के बाद फिर 0 पे आ जाएंगे। उसका रीज़न होता है कि सारे कलर्स जो हैं वो वाइट कलर से निकलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप थोड़ा सा और विजुअल फॉर्म में देखना चाहें तो आप इसको कलर व्हील सर्च करें गूगल पे, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ अ डिजिटल कलर्स। ये शुरू ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट करने के लिए डिग्री वैल्यू डालनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो कलर सेलेक्ट आता है। और फोटोशॉप के अंदर यही स्ट्रिप से नज़र आता है, ठीक है। ये स्ट्रिप जो है ये एक्चुअल में यही है, यही है। रेड से शुरू होगी, रेड पे ख़त्म होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड से शुरू होगा और रेड पे ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये उसने जो 3 डायमेंशनल सर्कल होता है उसके बजाय उसने यहाँ पे एक स्ट्रिप के फॉर्मेट में उसको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ह्यू वैल्यू जो है वो तो ओरिजिनल ट्रू कलर वैल्यू बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट आर ह्यू वैल्यूज़ तो बताइए कि इट्स अ ट्रू कलर वैल्यूज़, देयर इज़ नो शेड मिक्सड इनसाइड ऑफ अ ह्यू, ठीक है। कोई शेड नहीं लगा होता है इसके अंदर। नाउ हाउ टू ऐड शेड, और शेड्स कितने होते हैं, ठीक है। तो शेड जो होते हैं वो आपके ब्राइटनेस से डिसाइड होते हैं। जो यहाँ पे हमने मोनोक्रोम में शेड्स ऐड किए थे 0 to है ना 100 तक का था, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि 10 to 90 के बीच में हम लोग वर्क कर रहे थे। तो जितने भी वो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ब्राइटनेस से आते हैं, ठीक है। और टोटल अप टू कितने डाले जा सकते हैं एक शेड वैल्यूज़? नहीं, वो तो परसेंटेज है। यहाँ पे ये ब्राइटनेस जो है ये परसेंटेज वैल्यू पे आता है, ठीक है। लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो डाली जाती है यहाँ नीचे से RGB, ठीक है। इस पे डलेंगे हमारे ट्रू कलर शेड वैल्यूज़, ओके। सो लेट्स जस्ट से अगर मैं रेड पे हूँ, मुझे रेड चाहिए, तो रेड कितनी वैल्यूज़ मुझे दे सकता है फोटोशॉप? सो 0 से लेकर ये देता है 255, याद है मैंने एक वैल्यू बताया था 255। तो 0 से 255 किया तो यहाँ पे आ गया रेड। दिस इज योर ट्रू रेड, जिसमें कंप्लीट सैचुरेशन है, कंप्लीट शेड है, 100% शेड वैल्यू, 100% सैचुरेशन। ओके करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट
पुट इट राइट ओवर हियर और कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट रहेगा एक नई लेयर के लिए, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, ये हमारे पास ट्रू रेड वैल्यू आ गई। अब हमें ग्रीन चाहिए है तो सिमिलरली इसको कॉपी करना है, ग्रीन पे पेस्ट कर देंगे तो ट्रू ग्रीन वैल्यू आ जाएगी। ऑल्ट दबा के ग्राफिक को क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपको सेपरेट ग्राफिक मिल जाएगा और लेयर भी सेपरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सिमिलर लेयर में ही उसका क्लोन चाहिए है तो आपको सबसे पहले इसका सिलेक्शन लेना होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास ये टूल भी है ना, हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, या फिर कंट्रोल दबाएं और आपके थंबनेल पे क्लिक कर दें तो जो भी उसके अंदर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट दबा के जब आप क्लिक करेंगे लेयर सेलेक्ट, और ये जो पर्पल लाइंस है ये इनको स्मार्ट गाइड्स बोलते हैं, ये अपने आप आती हैं, ठीक है। स्मार्ट गाइड्स रहेंगी तो वो बता देंगे कि कौन से आपकी लाइन पे है कि नहीं है। कंट्रोल डी, अब इस पे कोई भी कलर फिलअप करना है तो हम सेलेक्ट करके तो फिलअप कर ही रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास दो ग्राफिक हैं, दोनों के बीच में गैप्स हैं और आपको इंडिविजुअल उनको कलर करना है तो जी शॉर्टकट है बकेट टूल का, शिफ्ट जी के साथ दबाएंगे तो यहाँ पे 3 अलग अलग मोड्स मिलेंगे, यानी 3 अलग अलग टूल्स रहेंगे। एक ग्रेडियंट का रहेगा, एक इसका रहेगा बकेट टूल का रहेगा, और एक आपका रहेगा 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो जब 3D ऑब्जेक्ट इसके अंदर, इनके अंदर भी एक छोटा सा 3D का प्लगइन है, तो वो जब 3D प्लगइन के अंदर कोई कलर्स या कोई टेक्सचर डालना होगा तब हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिंपल बकेट टूल है, उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, ठीक है। बस क्लिक करना है, जो भी कलर पे सेलेक्ट होगा वो वहाँ पे पुट हो जाएगा। अगेन लेट्स गो फॉर ब्लू, ये ट्रू ब्लू हो गया। अब इसको सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, और यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है ऑटो सर्च, ऑटो सेलेक्ट का। बेसिकली ये आइकॉन जो है ये इसका रूल मानता है लेयर और ग्रुप का। तो जब आप लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी लेयर पे अगर क्लिक करेंगे तो उस जगह की लेयर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये बेनिफिशियरी होता है जब हम क्या बोलते फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं, राइट। तो इसको मैं ऑल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ, ये तब काम आएगा जब बहुत सारी लेयर्स आपके पास आ जाएंगी, है ना। ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि जो सिलेक्शन है उसी में हो जाएगा। अब ये प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे रेड ग्रीन ब्लू। जब आप इक्वली इनको मिक्स करेंगे ना रेड ग्रीन ब्लू को, तो आप पहुंच जाते हैं यहाँ पे विच इज़ वाइट, ठीक है। जब इक्वली टोटल सारी वैल्यूज़ को फिक्स करते हैं तो वाइट पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ब्लैक के लिए सारे 0 होने चाहिए, वाइट के लिए सारे 255, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है, अब आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी कलर्स के लिए हमारे पास सिमिलर इसी को बना लेते हैं हमारा सेकेंड स्लॉट, और कलर मिक्स करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ है। जैसे अब मेरे पास कोई भी 2 प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो एक सेकेंडरी कलर आता है, ठीक है। तो अगर रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो कौन सी वैल्यू आएगी? करेक्ट, येलो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब येलो वैल्यू आएगी तो इसको हम यहाँ येलो कर देते हैं। ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो साइन कलर, करेक्ट। दिस इज योर ट्रू साइन कलर। और रेड और ब्लू हमारी लाइन में पर्पल नहीं होगा, हमारी लाइन में मैजेंटा होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इससे ये समझ में आता है कि रेड ग्रीन ब्लू जो ओरिजिनल डिजिटल कलर्स थे, इनका सेकेंडरी कलर जो है वो प्रिंटिंग के कलर्स हो जाते हैं, CMY के सयान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। अब ऐसे ही जो टर्जरी कलर हैं वो क्या होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी या
दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, है ना, उस चीज़ों को मिक्स करके होंगे। तो अब आप चाहे तो 128 वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, तो आपको उसका लेसर ऑफ अ सैचुरेशन वैल्यू मिलती जाएगी। वैसे और शेड्स होते जाएंगे, तो ऑरेंज जाएगा, येलो, लेमन, आपका क्या बोलते हैं इंडिगो, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना जो आगे बढ़ता जाता है रेनबो का। अब ये बढ़ते जाएंगे, इसमें सेकेंडरी भी आएगा, क्वाड भी आएगा, और बढ़ते जाएंगे जितने कलर्स है, और एट द एंड ये जाएंगे सीधे आरजीबी में, क्योंकि सारा कुछ जाता है वापस वाइट पे। तो जितने स्पेक्ट्रम्स निकाल लीजिए वो आखिर में जाएंगे वापस से वाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि मिक्सिंग के लिए ये कलर्स लगते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ जो है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी यहाँ पे काम करता है। तो अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा एरर दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे वैल्यू ज़रूर वो कंट्रोल बता देगा। 128 वैल्यू यानी कि 255 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 128। तो ये एक्सप्रेशन वैल्यू भी लेता है, परसेंटेज वैल्यू भी लेता है, आपको कैलकुलेशन डालना आना चाहिए बस, ठीक है। और हर एक कलर का एक स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल कोड होता है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे कलर वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 78 ले रहा हूँ, यहाँ पे 94 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 126, तो मेरे पास एक कलर कोई जनरेट हुआ। आई डोंट नो कि इस कलर का एक्चुअल नेम क्या है, क्योंकि ये पूरे बहुत सारे वैल्यूज़ हो जाएंगी कलर्स की। तो यहाँ पे मेरे पास इसका नेम आ जाता है, विच इज़ हेक्साडेसिमल कोड, राइट। तो 4F5E7E, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली 97 के बाद से फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाते हैं, यानी आपका कलर का जो वैल्यू है वो बढ़ते बढ़ते जैसे ही 97 पहुंचती है, उसके बाद फिर वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू पे आते हैं, फिर आखिरी जो वैल्यू होती है वो F होती है, ठीक है। तो जो हेक्साडेसिमल वैल्यू की F दिख रही है यहाँ पे आपको वैल्यू, सब आखिरी होता है। अगर मैं सब F डाल दूँ तो यहाँ पे एक मिनट 0F होगा, हाँ 0000 में ये हो जाएगा, और सारी वैल्यूज़ पे F है ना। तो सारी वैल्यूज़ F कर देंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाइट वैल्यू आ जाएगी, और 0 करना होगा तो सारे 0000 पे जाएंगे तो सारे नल हो जाएंगे, ओके। अब ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने लिया वो इसलिए लिया था कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई एक स्पेशल कलर पे मैं काम कर रहा हूँ। कई बार होता है हम लोग कलर करेक्शंस वगैरह पे काम करते हैं किसी वीडियोस में, या कैरेक्टर्स पे, या गेम के लिए काम कर रहे हैं, तो हीरो का कैरेक्टर का कलर जो है ना वो बदल नहीं सकता। तो आपको क्या करना होता है, उसकी कलर पैलेटिंग करनी होती है, यानी आपके हर एक स्किन का कलर, उसके कपड़े का कलर, जितनी भी चीज़ें होंगी सबका एक बॉक्स बनेगा, और उन बॉक्सेस में उसके कलर के साथ उसका हेक्साडेसिमल कोड जाता है, ठीक है। तो वो कोड ध्यान में रखना होता है, वो दे दिया जाता है ताकि जितने भी आर्टिस्ट आगे उस पर काम करें वो हर बार उसकी कलरिंग के लिए सेम कलर कोड उठा के लगा दें, ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ से वो कोड कॉपी किया था, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा तो अपने आप मेरे पास वो कोड आ जाता है। तो ऐसे हम कलर पैलेटिंग वगैरह नंबर्स के अकॉर्डिंग, कोडिंग के अकॉर्डिंग रखते हैं, इसको रखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन कलर चैनल्स के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये और मल्टीपल चैनल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू 3 चैनल की बात कर रहे थे। L ये जो होगा ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और A चैनल, B चैनल, A जो होगा वो किसी 2 प्राइमरी कलर के मिक्स को कंट्रोल करेगा, और ये जो B जो होगा ये इन 2 प्राइमरी कलर के मिक्स करता है, ठीक है। ऐसे करके वो तीनों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर चैनल्स को मिक्स करके वर्क कर सकते हो, ठीक है। और CMYK है, साइन वैल्यू बढ़ाना हुआ, मैजेंटा वैल्यू, ये पूरी की पूरी परसेंटेज वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। जनरली आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो यही की होगी, RGB की होगी, ठीक है। लाइटनेस है वो, जैसे यहाँ ब्राइटनेस है तो वो लाइटनेस है। डिफरेंस ये है कि वैसे तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये LAB जो है ये मोड है, यानी किसी इमेज का एक इमेज जो है वो 5 ही कलर से बनी होगी, यानी कि ब्लैक और वाइट और RGB। अब वो ब्लैक एंड वाइट को एक साथ कंट्रोल करना है या उसकी ग्रे स्केल वैल्यूज़ के साथ कंट्रोल करना है, वो मोड्स पे डिपेंड करता है। तो अगर जैसे यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ पे मैं 255 डाल देता हूँ तो देखो क्या दिखाएगा, 0 to 100 दिखा रहा है, ठीक है।
सेम वैल्यू पे ये भी काम करता है, 0 to 100 पे ये भी काम करेगा, 0 to 100 पे ये भी काम करेगा। तो अगर आप लैब के साथ काम कर रहे हैं, एलएबी के साथ काम कर रहे हैं, ये बेसिकली इनमें इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आरजीबी की वैल्यूज़ को, क्योंकि ये वाइट बनाती हैं, सारों को एक साथ मिक्स करता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को 255 कर दूँ, 255 कर दूँ और इसको 128 कर दूँ, यानी 50% कर दूँ, तो मेरे पास येलो तो आएगा लेकिन हाफ येलो आएगा, राइट। ऐसे ही ये वैल्यूज़ कम, अब मुझे ये नीचे ले जाना है तो मैं यहाँ पे 128 और 128 कर दूंगा, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब सैचुरेशन वैल्यू बढ़ा दूंगा ग्रीन की, तो फिर ये इधर आ जाएगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको चलो 255 ले गया, तो फिर ये वैल्यू वहाँ चली गई, करेक्ट। तो ये स्पेक्ट्रम से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो पांचों वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड बनाए हैं, जिसको जो समझ में आएगा वो उस हिसाब से कर सकता है। इसलिए हमारे पास ये HSB जो है, ये भी तीनों कलर वैल्यूज़ को भी कंट्रोल करता है, शेड्स को भी करता है। तो कोई भी वैल्यू अलग अलग नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप अगर लैब कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए स्पेसिफिकली जब आप कोई ऐसे मूवी प्रोडक्शंस में काम कर रहे होंगे, जिस समय पे आपको लैब कलर्स की ही फ़ोटो सपोर्ट करने वाले ऑप्शंस मिलेंगे, तब उनके साथ वर्क करना है, तब आपको लैब चैनल्स के साथ काम करना है। इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, बस ये यूज़ करने का तरीका है ना, कि कोई भी एक चीज़ को करने के 10,000 तरीके फ़ोटोशॉप देता है, ठीक है। तो कोई हो सकता है कि किसी पर्पस के लिए आप कोई दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हो, बस यही इसमें है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। ये बस ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को कंट्रोल करेगा। और ए चैनल बी चैनल इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप आरजीबी के साथ इंडिविजुअल काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दो दो कलर्स के साथ इंडिविजुअल काम करिए, मिक्स करके काम करिए, तब के लिए रहेगा, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे जितने कलर्स हमने देखे, ऐसे ही इनके मिक्सिंग कर करके आप ऑरेंज, येलो, लेमन वगैरह जो हैं, वार्म कलर्स हैं, वो सब कुछ निकाल सकते हैं। सो हमने जो थ्योरीज़ की बात की कि हमारा जो कलर थ्योरीज़ है, इसमें सबसे पहली कलर थ्योरी हमने वैसे ही कल अचीव कर ली थी हमारी अर्लियर क्लास में, जो कि थी मोनोक्रोम, राइट। अब जो कलर थ्योरी आती है वो आती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, क्योंकि ये अमूमन बोला जाए कि हर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये अप्लाई होती है, ठीक है। खासकर जब हम पोस्टर बनाते हैं, प्रमोशनल पोस्टर्स बनाते हैं किसी भी चीज़ के ना, तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है पहले उसको जानेंगे, एंड देन फिर हम कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि आप अपने असाइनमेंट्स में उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इंग्लिश टर्म क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री का? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा होता है, एग्जैक्टली, राइट। जो आप मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सिमिलरली वही चीज़ है। ये एक्चुअल में एक कलर का जो बोलना चाहिए अपोजिट, इक्वली अपोजिट जो कलर होता है दूसरा, वो होता है सिमिलर। सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर ब्लेंड कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसको याद रखें कि ये इसका सोल पर्पस होता है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, किसी भी वर्क में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, और इस इमेज में हम एक सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एक मल्टीपल सिलेक्शन लेते हैं और कोई भी कलर यहाँ से हम चूज़ करते हैं, रैंडम कोई भी कलर चूज़ करते हैं। लेट्स जस्ट से कोई भी एक कलर, लेट्स जस्ट से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज समवॉट मेरा येलोइश कलर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब ये मेरा बैकग्राउंड है। अब हो सकता है कि मैं कोई ग्राफिक बना रहा हूँ, कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, और उस डिज़ाइन के बैकग्राउंड के लिए मैंने कोई एक कलर चूज़ किया, क्योंकि दिस इज़ माय बैकग्राउंड कलर।
अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर में मैं टेक्स्ट ऐड करूँ या दूसरे ग्राफिक्स इनपुट करूँ। तो दूसरे ग्राफिक इनपुट करूँगा तो कौन सा ग्राफिक होगा जो इसके ऊपर में अलग से नज़र आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज अप्लाई करनी होंगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज अप्लाई करनी होगी। अब कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट बेसिकली कलर के आपस के डिफरेंस को बोलते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ टर्म कभी पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जनरली इन्हीं थ्योरीज को ऐसे ही समझा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी डेफिनेटली कलर के कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए लगती है, दैट इज़ फाइन, बट व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब दो कलर के बीच में डिफरेंसेस दिखाने हो, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट, राइट। सो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील पे आना पड़ेगा, और कलर व्हील पे जैसे हमने येलो सेलेक्ट किया है या येलो ऑरेंज सेलेक्ट किया है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट कलर होगा इसका। ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली अपोजिट पर्पल कलर जा रहा है, राइट। तो यानी कि हमारा जो येलो है उसके ऊपर में अगर हम कोई दूसरा सिलेक्शन लेते हैं और इसमें पर्पल कलर मिक्स करते हैं, ठीक है। अब पर्पल कलर के लिए करना क्या होगा? आप या तो डायरेक्ट यहाँ से पर्पल सेलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके, करेक्ट, और या फिर आप इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हो जो हम लोगों ने आरजीबी की मिक्स करने की सीखी थी। सीधी सी बात है, अभी फिलहाल ये येलो है तो इसमें डोमिनेंट वैल्यू कौन कौन सी हुई? रेड और ग्रीन, जिनके मिक्स करने से येलो जनरेट हुआ। अगर मैं ग्रीन को मिक्स कर दूं ब्लू पे और ब्लू को कर दूं ग्रीन पे, स्वैप कर दूं, तो डेफिनेटली मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ 217, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 49 कर देते हैं। एग्जैक्ट वही वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट कलर चाहिए है, राइट, अब येलो के ऊपर में ये कलर हो गया, ठीक है। अब ये तो थे 100% कॉम्प्लीमेंट्री, ये 100% कॉम्प्लीमेंट्री थे, मतलब यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, यानी अगर आपने बैकग्राउंड पे येलो कलर लिया हुआ है तो टेक्स्ट अगर पर्पल लेंगे तो 100% कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, 100% कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं पर भी इसको चिपका दीजिए दूर से दूर पे, तब भी आपका टेक्स्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री का। लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100% कॉम्प्लीमेंट्री 100% कॉन्ट्रास्ट तो देता है, लेकिन कलर ब्राइटनेस भी 100% देता है। बहुत ज़्यादा कलर्स एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो आपको अगर लाइट डिफरेंसेस चाहिए तो इसके लिए एक और टर्म होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो 100% कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं उसके लेफ्ट और राइट वाले कलर्स, ठीक है। तो यानी अगर ये येलो है तो इसका लेफ्ट और राइट वाले कलर्स होंगे ब्लू और कंप्लीट मैजेंटा, राइट। ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा उसका, ठीक है। तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम और क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके, अब स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए हमें ब्लूइश टोन ऐड करनी है, ऑब्वियसली बात है। तो रेड की वैल्यूज़ थोड़ी कम हो जाएंगी और ब्लू की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। तो सिंपल इसको स्वैप कर देना है रेड के साथ। तो यहाँ पे 242 कर देते हैं और यहाँ पे 49, ठीक है। तो एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाएगा। अगर ग्रीन वैल्यू थोड़ी हमने ज़्यादा की है, हमें ब्लू वैल्यू थोड़ी ज़्यादा चाहिए, रेड की वैल्यू भी थोड़ी सी कम ही करनी होगी हमें, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे 49 ही करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास अब जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ सिमिलर कर देंगे ऊपर की। ऐसे ही कर करके हमको सेपरेट कलर्स कॉन्ट्रास्ट में निकालने होते हैं। तो ये कलर स्पेक्ट्रम बनता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। आप जितना ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे उतने बनते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप क्वाड में काम करना चाहते हो, 4 स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, बट याद रखें वो
50% के इस तरफ नहीं आते हैं कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री में, क्योंकि जैसे ही वो 50% के इस तरफ आएंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री से हट के दूसरी कलर थ्योरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग फिलहाल कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी को ही अप्लाई करेंगे अपने वर्क में और उसी के हिसाब से कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर हम इन कलर थ्योरीज को सीखेंगे जो कि बाद में आपके काम आएगी। सो कलर स्पेक्ट्रम के ऊपर में आप बना सकते हो अपने नोट्स और अपने डिटेल्स आप बना सकते हो जितना ज़्यादा आपको बनाने हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर स्पेक्ट्रम्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब हमारे पास इस वर्क फ्लो के लिए जो हम बना रहे हैं इसमें आपको एक सिंपल सा एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ जो कि हम इमेजेस के साथ करेंगे और इसी का यूज़ करके इमेज के अंदर पे कुछ कलर डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम रॉ फोटोग्राफी सर्च करेंगे। वैसे आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, जनरली आप लोग यूज़ करते हैं जो वो unsplash.com सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ओवर द इंटरनेट। ये एक्चुअल में सारे टाइप के इमेजेस के लिए यूज़ होती है। हाँ, तो इसको रॉ सर्च करेंगे। रॉ फोटोग्राफ्स सर्च करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको बिना एडिट की हुई या बिना कोई फोटोशॉप की हुई इमेज मिल जाती है जिसका यूज़ कर सकते हो आप अपने आर्टवर्क को बदलाव क्रिएट करने के लिए उसके अंदर। ठीक है, सो हम यहाँ पे कुछ सिंपल ब्लेंड्स क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरीज यूज़ करके कुछ एक आर्टवर्क तैयार करेंगे। सो लेट मी जस्ट सी। फोटोग्राफी किया तो उसने कैमरा ही सर्च करके दे दिया मेरे को। ब्लैक एंड वाइट सर्च करते हैं, प्रोबेबली हमको ज़्यादा कलर्स के साथ वर्क करने के ऑप्शन मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास इनके कलर्स नहीं यूज़ करने होंगे, हम अपने कलर्स यूज़ करेंगे इसके अंदर। दिस इज ऑल्सो गुड। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम्स क्रिएट करने के लिए। चलिए देखते हैं, कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं, इसलिए मैं जनरली अनस्प्लैश में ज़्यादा हॉप करता हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, इमेजेस आपको जब मिलती जाती है ना तो आपके पास आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स ब्रिंग दिस वन, और सबसे पहले मैं इस इमेज को लेके आता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स अप्लाई दैट ओवर हियर। क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए तो इमेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। वहीं आप अगर ये ट्राई करेंगे कि इमेज को क्लिक एंड ड्रैग करके अगर आप यहाँ लेके आते हैं तो इमेज के चारों ओर एक केज बन जाता है और ये आपको लेयर, जब आप एंटर दबाएंगे तो लेयर के नीचे पे एक छोटा सा आइकॉन दिखने लगता है। ये आइकॉन और आपका ये नॉर्मल लेयर का आइकॉन बदलाव होता है, उसमें दोनों में अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है? बेसिकली ये अब स्मार्ट लेयर के तौर पे कंसीडर की जाती है। व्हाट इज़ अ स्मार्ट लेयर? स्मार्ट लेयर एक्चुअली में वो लेयर होती है जिसके अंदर जितने इफ़ेक्ट्स आप डालते हैं वो क्या बोलते हैं, कभी भी आप रिवोक कर सकते हैं, यानी उनको हटा भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि फिर ये आपको अपने मर्जी का कोई इफ़ेक्ट डालने को अलाउ नहीं करता। यानी आप ऑलरेडी बने बनाए फ़िल्टर इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, वो अप्लाइड होंगे, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं इसके ऊपर में, दैट वोंट बी पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सो हमारे पास ये वर्क है। सबसे पहले हम लोग इस इमेज पे थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज हमें अप्लाई करनी है इन वर्क्स पे। ठीक है, तो एक नई लेयर ले लेंगे और सिंपल सा फैक्ट है कि ये जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस में जो ऊपर के सेक्शन हैं और नीचे के सेक्शन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई ये नीचे जो है यहाँ पे शेडोज़ ज़्यादा हैं, ऊपर में ब्राइटनेस ज़्यादा है। ब्राइटनेस जहाँ पे ज़्यादा होगी ये समझें कि ये ऑटोमेटिकली एक सेपरेट कॉम्पोजिशन बनाता है। सेपरेट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है?
बेसिकली ये कॉम्पोजिशन कीज़ होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती है, मैं आगे उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँगा क्लासेस में। कॉम्पोजिशन कीज़ वो कीज़ होती हैं जब आप अपने वर्क में इसको लगाते हैं तो जनता के अंदर के किसी एक इमोशन को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इसको साइकोलॉजिकली जनता को टच करने के लिए ये कॉम्पोजिशन कीज़ बनी हुई होती हैं। तो इसी में हॉरर की भी होती है, इसी में एक्साइटमेंट के लिए अलग की होती है, सैडनेस के लिए अलग की होती है। तो आपके वर्क में ब्लैक और वाइट का रेशियो ये डिसाइड करता है कि जनता आपके वर्क को देख के क्या फील करेगी। ठीक है, सो उसके बारे में डेफिनेटली हम आगे एक सेपरेट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि इन कॉम्पोजिशंस पे किस तरीके से काम होता है। लेकिन जनरली अगर ये स्काई है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेड कलर का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, वार्म कलर का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, अनलेस यहाँ पे क्लाउड्स भरे होते। तो क्लाउड्स होंगे तो वो कूल कलर का डोमिनेंस होगा। अब ये कूल कलर और रेड कलर क्या होते हैं वो भी आगे हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। वार्म कलर्स इनको बोला जाता है जिन कलर्स के अंदर रेड कलर की मात्रा ज़्यादा होती है ना, और कूल कलर्स वो कलर बोले जाते हैं जो कि ब्लू कलर की डोमिनेंस जिनमें ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, सो उनके बारे में तो हम बात करेंगे। अभी इस वर्क के लिए हमको जो लेयर हमने लिया है इसको, इसके ऊपर में आप देखें लेयर पैनल में यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, की ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। इन पूरे ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे बट थोड़ा सा डिले में। इसको हम कलर पे सेट कर रहे हैं, बस यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसको कलर पे सेट करना है। ब्लैक एंड वाइट के ऊपर में कलर पे सेट करना है, या किसी भी इमेज को, चाहे वो कलर्ड इमेज हो, कोई भी इमेज लीजिए, बस उसका मोड जो है वो कलर पे सेट कर देना। ठीक है, इससे ये होगा कि वो ऊपर का लेयर का जो भी कलर आप डालोगे वो नीचे वाले पे के कलर के साथ मिक्स नहीं करेगा, एज इट इज़ डाल देगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिलेक्शन ले रहे हैं। I'll just select this one। ठीक है, और इस सिलेक्शन के लिए मैं एक कोई एक बेस कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास ब्लू एक कलर है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसको ब्लू कलर यहाँ पे पुट करता हूँ। तो हमने कंट्रोल डी सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस किया हुआ है, राइट। सो कलर जो है वो वहाँ नज़र आ रहा है। अब एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? अभी देखो आप 70-70 है ना। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको ढूंढना है ना, तो ब्लू को ग्रीन के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, ब्लू को रेड के साथ रिप्लेस कीजिए हमेशा। क्यों? क्योंकि वार्म एंड कूल कलर का सिस्टम ही ऐसा है, रेड डोमिनेंस होगा या फिर ब्लू डोमिनेंस होगा, ग्रीन जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा बीच में। ठीक है, तो 70 को रिप्लेस कर देंगे हम ब्लू से, 219। ठीक है, तो ये कलर वैल्यू है जो कि हल्का अनसैचुरेटेड रेड है। इसको ओके करेंगे एंड लेट्स पुट दैट। अब हमारे पास ये जो रेड वैल्यू है डेफिनेटली इसका ये 100% कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अब हमें इसके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 219 की वैल्यू बढ़ा देते हैं, और या फिर यहाँ से कोई हमारा जो कलर थ्योरी जो हम यहाँ पे कलर व्हील है, हमेशा आप एक साथ में रख सकते हैं अपने कलर व्हील, ताकि आपको एग्जैक्टली कलर वैल्यूज़ मिलती जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट्स से ग्रीन पे ही मैं बढ़ा देता हूँ 219, और इसको हम ओके करते हैं। इसके लिए सिंपल यहाँ पे 70, यहाँ पे 219 है ना। अब एक साइन डाल देते हैं, राइट। तो रेड को शिफ्ट कर देते हैं ग्रीन के साथ। ठीक है, मेजर कलर ब्लेंड्स क्रिएट करने हैं।
आप चाहें तो यहाँ सेलेक्ट करें। अब अगर मैं इधर पे सेलेक्ट करता हूँ और कोई भी एक कलर इसके ऊपर पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्रीनिश वैल्यू कोई पुट कर रहा हूँ और इसका भी सिमिलर कलर स्पेक्ट्रम। तो यहाँ देखो काफ़ी क्रिस्प सा सीधा लाइन आ रही है, राइट, और कोई वैल्यू यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। सो सिलेक्शन को स्मूथ करने के लिए या उस सिलेक्शन को ब्लेंड करने के लिए इन डिज़ाइंस के साथ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सिलेक्शन को सेलेक्ट कीजिए पहले तो सिलेक्शन टूल को, और उसके बाद यहाँ पे फेदर ऑप्शन मिलता है, ठीक है। फेदर क्या करता है, आपके सिलेक्शन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। इसमें एक ऐसा इफेक्ट लगा होता है जिसको एंटी एलियास इफेक्ट बोलते हैं। ये जनरली तब यूज़ होता है जब आप इमेज का रेजोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है और इमेज अपनी क्वालिटी लूज़ करने लगती है, तो उसको बचाने के लिए एंटी एलियास यूज़ किया जाता है, ठीक है, आसपास में लगाने के लिए। सो इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड उप्स, सबसे पहले फेदरिंग दे देते, तो फेदर हम देंगे करीब 25 पिक्सल का। अब अगर अप्लाई करेंगे तो सी काफ़ी स्मूथ आया, वो फिक्स नहीं आया। तो अब यहाँ पे वो कटी लाइन हो एकदम, जो सीधी स्ट्रेट लाइन आती थी वो नहीं आएगी, ठीक है। प्लस इसके साथ अगर और थोड़ा सा इफेक्ट आपको लगाना है, आपको चेक करना है कि भाई ये एक्चुअली और ज़्यादा ब्लर हो जाए और थोड़ा सा फिक्स हो जाए, तो आप फिल्टर पे जाइए, ब्लर पे जाइए, गॉसियन ब्लर पे जाइए और इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसके अंदर गैप आता जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर चाहें तो हम कोई भी कलर पे इसको सेट कर सकते हैं। मैं जैसे नीला स्काई देना है मुझे, तो हम नीले स्काई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कूल टोन वार्म टोन का जो फंडा है वो तो हम लोग आगे से समझेंगे, ठीक है। बट ये सिस्टम ध्यान रखें कि कलर्स के साथ किस तरीके से वर्क करना है। तो आप जो काम करेंगे, ये हमने, चाहें तो आप इस तरीके का कोई आर्ट वर्क बना सकते हो अगर आपको कलर्स के साथ वर्क करना है, और या फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इस इमेज को अगर मुझे रेस्टराइज करना है, यानी कि अभी इमेज जो है वो मुझे ऑप्शन नहीं देगी कोई भी चीज़ ड्रॉ करने का, तो इसको अगर मुझे ड्रॉ वाले इफेक्ट में लेके आना है तो मुझे इस इमेज के लेयर स्लाइड के ऊपर में राइट क्लिक करना होगा, यानी उसके टैब के ऊपर में, और फिर यहाँ से रेस्टराइज कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ से वो छोटा आइकॉन जो है वो गायब हो जाएगा, अपीयर नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक और नई लेयर लगा देते हैं, और अब इस नई लेयर पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ। लेट्स जस्ट से अब सिलेक्शन में ये तो मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन मिल गया कि चलिए यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग्स थी तो मैंने कलर कर दिया, लेकिन इसका फोटोग्राफी में किस तरीके से या कॉम्पोजिशन में किस तरीके यूज़ किया जाता है, तो वो ऐसे यूज़ करते हैं कि जो इमेज होती है जिसमें सबसे ब्राइट लाइट होती हैं उनको एज्यूम किया जाता है कि वो वार्म है, ठीक है, वो वार्म है, और जो शेडोज़ होती हैं उनको एज्यूम किया जाता है कि वो कूल हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे और जितने एरियाज़ वार्म होंगे उतने एरियाज़ पे हम सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया लाइट वाला सेक्शन, और मेरा फेदर ऑलरेडी ऑन है। तो जहाँ से लाइट आ रही है केवल उतना ही सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें एक और टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, इसका यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट बस आपको क्लिक और ड्रैग का ऑप्शन देगा सेलेक्ट करने का, है ना।
ओके, ये इसके लिए लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको कलर रेंज के अकॉर्डिंग वहाँ से सेलेक्ट कर ले, है ना। तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल्ट दबा के जितना हिस्सा आपको रिमूव करना है उतना रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया। कुछ सेक्शंस मैं अपनी मर्ज़ी से भी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लेसो टूल ले लेता हूँ। ओके, सिलेक्शन हमने लाइट्स के जितने सिलेक्शन थे वो ले लिए। नई लेयर सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए आपको यहाँ पे और स्मूथनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि एक बार फेदर अप्लाई होता है फिर दोबारा अप्लाई नहीं होता यहाँ से, तो आप कितनी भी वैल्यू बढ़ाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एडिट करने के लिए मेन्यू बार में सेलेक्ट ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट में मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर ये फेदर ऑप्शन मिलता है, तब आप वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो 50, 60, 70 जितनी करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सर्टेन ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप यूज़ करके एक्सपैंड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे आगे के वर्कफ्लोज में हम लोग को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं स्मूथ कर रहा हूँ 50 पिक्सल और, तो इनके और एजेस स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, और फेदर जो है वो 10 का लगा ही है ऑलरेडी, और हमने 25 का वैसे भी फेदर लगाया हुआ है। तो अब हम इस पर वार्म टोन वैल्यूज़ डाल सकते हैं। तो हम वार्म टोन के लिए क्या करेंगे, रेड और ग्रीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और इसकी मात्रा कम करेंगे। तो इसको हम 92 कर देते हैं और इसको 232 करते हैं, तो हमारे पास येलोइश कलर आ जाएगा। ऑल्ट बैक स्पेस, सॉफ्ट एंड स्मूथ, किसी किसी जगह हमने जहाँ पे लेसो टूल यूज़ किया होगा दूसरे लेसोस, तो वो वैसे आए हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, नॉर्मल में जाके कलर ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे। ठीक है, और इनको ब्लर एक फ़िल्टर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो उतना खासा लाइंस जो थी वो एकदम फिक्स आ गई थी, कड़ी लाइंस आ गई थी, तो उनको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम ब्लर पे, ताकि लाइट्स एकदम अपना शेप ना छोड़ दें, ग्रेजुअल ना हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रेशन नज़र आएगा। ओके, अब ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स को आप वैल्यूज़ कभी भी चेंज कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा जैसे वार्म बढ़ा देते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस कर देंगे। हल्का सा मैंने रेड वैल्यूज़ बढ़ा दी है कीज़ में यहाँ से, तो मेरे पास दिन की वैल्यूज़ आ गई। अब जो शेडोज़ होती हैं, शेडोज़ को हमें क्या करना होगा, ब्लू या कूलर टोन में डालना होगा। ठीक है, तो एक और नई लेयर ले लेंगे सिमिलरली, और आप यहाँ पे कूल टोन क्रिएट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारी डार्क वैल्यूज़ या शेडो वैल्यूज़ है, जो कि इन केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हमें कूल टोन लगानी होगी। अब सबसे पहले मैं वो डार्क पोर्शन जो सबसे ज़्यादा डार्क है इमेज में, उन्हीं को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि शेड्स यहाँ पे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे शेड्स आएंगे, लेकिन हम केवल उन जगहों को फोकस कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज सबसे पहले आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई ह्यूमन के, जो एंजल बना हुआ है, एंजल के जितने भी डार्क वैल्यूज़ हैं, शेडो वैल्यूज़ हैं, उन जगहों पे हम लोग कलर
फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कलर फिलिंग आ गई। एक कलर यहाँ पे भी फिल कर देते हैं। कलर ब्लेंडिंग मोड पे इसको सेट करेंगे। जस्ट अपोजिट कूल चाहिए है तो हमें रेड को शिफ्ट कर देना है इधर, है ना, ब्लू के साथ। सो इसको 92 और 232, ठीक है, एंड लेट्स पुट दैट। इमेज पे बीच में कलर स्पेक्ट्रम क्रिएट हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी क्रिस्प है, बिल्कुल क्रिस्प है ना। सबसे पहले सिलेक्शन जो है वो बहुत सॉलिड हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हमें फिक्स करना होगा। तो फिल्टर में जाके हम यहाँ पे ब्लर लगाएंगे, गॉसियन ब्लर का, ठीक है, ताकि ये ग्रेजुअली लाइट्स चली जाएं। अब हमें वो शेप्स नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। जितना कम उतना ज़्यादा स्पेक्ट्रम रेट बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा और, इतना कि आउटलाइंस नज़र ना आए, ठीक है। अब जो हमने कलर थ्योरीज देखी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास पूरा वार्म टोन आ गया है, उसके साथ साथ पूरी कूल टोन आ गई है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी जो है वो दो कलर्स में नहीं चलती, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच के कलर फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो वार्म एंड कूल के बीच के कलर्स जो होंगे, क्योंकि आपने येलोइश रेड वार्म लिया हुआ है ना, तो आपका जो रेड वार्म, जो येलोइश वार्म रेड है, वो करीब यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इधर पे कहीं होगा। और ये जो ब्लू और आपका क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर है, साइन ब्लू कलर जो है, वो करीब यहाँ होगा, ठीक है। तो इसके बीच के जितने कलर्स होंगे, चाहे वो उस तरफ हो या इस तरफ हो, इनको बोले जाएंगे एनालॉगियस एंड एंटी एनालॉगियस कलर, ठीक है। अब एनालॉगियस क्या होते हैं, ये भी कलर थ्योरीज होती है, ठीक है। एनालॉगियस कलर थ्योरी क्या क्रिएट करती है, ब्लेंड क्रिएट करती है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही थी हमारी, राइट, ठीक है। एंटी एनालॉगियस भी नहीं करेगी, कॉन्ट्रास्ट नहीं, एंटी एनालॉगियस एनालॉगियस दोनों ही ब्लेंड के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रास्ट के लिए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जैसे आपका कलर व्हील पे चलते हैं, तो क्या होता है कि जैसे अभी हमारा जो लाइफ है वो ब्लैक एंड वाइट तो चल नहीं सकती दो कलर में, तो हमें बीच के कलर्स ढूंढने होते हैं इनके। तो बीच के कलर ढूंढने का तरीका जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। जैसे अभी हमारा ये वार्म कलर और कूल कलर कुछ इसके बीच में चल रहा है ना, ये दो में चल रहा होगा, ठीक है। अब अप्रोच करने के दो तरीके हैं। सबसे क्लोजेस्ट तरीका जो होगा वो एनालॉगियस कहलाएगा, कि मुझे यहाँ से अगर जाना है क्लॉकवाइज चलते जाऊंगा तो वो एनालॉगियस हो जाता है, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो ऐसे जाएगा। दैट मीन्स कि आपको अगर ब्लू कलर है और ब्लू कलर से ऑरेंज में जाना है, तो आपको बीच में ये दो, 3 4 5 6 7 ये कलर्स डालने होंगे, तब कहीं जाके वो ब्लेंड क्रिएट होगा पूरे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने पूरे सारे एक साथ कलर डालें। आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर आपको 4 ही कलर डालने होंगे मात्र, और इन दोनों थ्योरीज से केवल ब्लेंड क्रिएट होता है आपस में, ठीक है। तो जब हम डेफिनेटली आगे जब जाएंगे और ज़्यादा कलर्स स्पेक्ट्रम पे काम करेंगे और कलर्स को ब्लेंड जब लगेगा, तब ये थ्योरीज और क्लियर होती जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैजेंटाज बीच में पुट कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज जाके, एंटी एनालॉगियस जाके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, और ये वो जगहों का सिलेक्शन होगा जो जहाँ जहाँ ये जुड़ रहे हैं आपस में, है ना, ब्लेंड हो रहे हैं। तो हम इनको इन जगहों पे यूज़ करेंगे। मैं जनरली क्योंकि मुझे ब्लर यूज़ करना है इसलिए मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप चाहें तो अपना पॉलीगोनल लेसो टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पूरा शेप सेलेक्ट नहीं करना है, हमें केवल जहाँ ब्लेंड हो रहा है बस उतना हिस्सा सेलेक्ट करना होता है।
जहाँ पे हल्की सी लाइट भी मिक्स हो रही है हम उसको वहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये थ्योरीज हर जगह काम आएंगी, जब भी आप कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करने जाओगे ना, उन जगहों पे ये थ्योरीज काम आएगी, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, एक और लेयर ले लेते हैं, कलर पुट करेंगे एंड देन एक बार इसमें फेदर या फिर ब्लर डाल सकते हैं, बट बाद में भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मैजेंटाज ऐड करेंगे, यानी कि ग्रीन 92 हो जाएगा, ये 208 हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे या ब्लू की रिप्लेस कर देंगे, दोनों एक ही चीज़ होगी। ग्रीन के साथ ब्लू करके रिप्लेस कर देंगे तो मैजेंटा वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस यहाँ दोनों जगह कलर वैल्यूज़ डोमिनेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर में फिल्टर क्रिएट करेंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रम के लिए अब इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि हमने जो कलर डाले हैं वो तो एकदम थिक कॉन्ट्रास्टिव कलर है ना, तो अब उसकी वैल्यू, उसका इफेक्ट कम करने के लिए हमको यहाँ पे फिल एंड ओपेसिटी दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसमें फिल कम कीजिए। ओपेसिटी और फिल में अंतर आपको अभी विजुअली नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो भी कलर इफेक्ट कम नज़र आएगा, राइट, और फिल कम करूँगा तो भी कलर इफेक्ट नज़र कम आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अंतर होता है, फिल जब आप कम करते हैं तो फिल के साथ साथ इसकी मतलब कलर के साथ साथ इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो दोनों कम होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको और अच्छे से अगर हम समझें, ओपेसिटी में ट्रांसपेरेंसी कलर इक्वली यूनिफॉर्म कम होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ख़त्म होता है, और फिल में कलर वैल्यू रह जाती है लेकिन ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है। ठीक है, तो फिल जो है इसमें आप अगर करोगे तो आपको कलर्स हमेशा नज़र आएंगे, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाते हैं कलर वैल्यूज़। ठीक है, सो ये आपको एक ऑप्शन रहेगा, आप इस सब चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाती है सारी लेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट रहेगा। तो वार्म टोन कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट फिक्स करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करना है, आपको कलर ब्लेंडिंग मोड डालना है। ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं ना ये पूरे, तो यहाँ पे कलर ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करना है पहली चीज़। दूसरा, कलर्स यूज़ करने का जो तरीका होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, और बीच में जब शेडोज़ के बीच में अगर आप कोई आर्टिस्टिक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बीच में बैलेंसिंग करने के लिए फिर एनालॉगियस कलर थ्योरीज यूज़ करेंगे। अभी हमने 3 कलर्स का डाला है। ठीक है, वैसे ही हम और ज़्यादा कलर्स का डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास और भी कलर्स बीच में आ जाएंगे मिक्स करने के लिए, इनको यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से कलर्स के बीच में पूरा 7 रेनबो के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो भी मिल जाएंगे कलर्स के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए यही रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, कम करूँगा तो वैसे ही चला जाएगा, ओपेसिटी कम करूँगा तो पूरा ओवरऑल दोनों वैल्यूज़ कम एक साथ कम होंगी। फिल में क्या होगा कि रह जाएगा असर, तो इसलिए मुझे ना वो अलग से भी डिज़ाइन नज़र आएगा, तो वो मैं नहीं करूँगा। उसमें कलर वैल्यूज़ इंटैक्ट रहती है, इसमें ओपेसिटी में कलर वैल्यूज़ भी एक साथ कम होती है। तो आप नेचुरल सटल चाहते हो तो इसको ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दो, और एकदम हाईलाइटेड जिसको जनरली आर्टिस्टिक बोला जाता है कि अगर आर्टिस्टिकली में आपको चाहिए जिसमें कलर वैल्यूज़ अननेचुरली
नज़र आ रहे हो तब आप उसको फुल रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कभी भी आप कम कर सकते हो ओपेसिटी और फिल से। तो बिलीवेबिलिटी जो है वो सटल्टी में है। अगर आपको आपका वर्क बिलीवेबल चाहिए, जनता बिलीव कर सके कि आपने जो लाइट चेंजेस की हैं वो नेचुरल हैं, तो वो सटल रखिए। ठीक है, कलर्स जो हैं वो कभी भी एकदम हाई वैल्यूज़ पे ना जाएं। तो उनकी सटल्टी जो है उस पे बारे में आगे बात करेंगे। जब आपका कंपोजिशन कीज क्लियर होगा तब आपका वर्क भी क्लियर हो जाएगा। अब इसको जब मैं एक और चीज़ बता दूं, कंट्रोल जे लेयर कॉपी में होता है। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो होता है। ठीक है, कंट्रोल टी, और इसका यूज़ जो है वो आप 3 पर्पस के लिए करते हैं। एक स्केल, दूसरा ट्रांसलेशन यानी मूवमेंट, और तीसरा रोटेशन। ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है इसकी। प्लस इसमें एडिशनल और भी कई ऑप्शंस होते हैं जिसको हम लोग आगे अपने वर्क फ्लोज में देखेंगे। तो आपका जो सबमिशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और बिफोर एंड आफ्टर दे सकते हैं। टेक्स्ट टी शॉर्टकट है, सीधा क्लिक कीजिए एंड अब इसके अंदर ये दिख नहीं रहा क्योंकि एनालॉगियस हो रहा है। तो आपको अगर इसका कंट्रास्ट चाहिए तो फिर आपको उसका पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कम करते हैं, क्या मिल रहा है? नहीं, यहीं से मिल रहा है। हाँ, वैल्यू कंट्रास्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो येलो का कंट्रास्ट कौन सा वैल्यू होगा वो आप देख लें, जो हम लोगों ने की थी पहले। एक और चीज़ इसमें 2 कलर्स होते हैं जो हमेशा हर कलर में सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट वैल्यू देते हैं, और वो होते हैं ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो आप ब्लैक लीजिए या वाइट लीजिए, वो हर समय आपको 100% कंट्रास्ट ही देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको और थोड़ा सा मैजेंटास की ओर ले जाते हैं और टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। कुछ अच्छा सिंपल सा टेक्स्ट रखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर डाल दीजिएगा जैसा भी आप डालना चाहें। ठीक है, और प्रोबेबली यहाँ डाल देंगे बिफोर एंड आफ्टर का। ठीक है, और डिवीजन क्रिएट करने के लिए आप इसके पीछे आराम से एक बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, एक बॉर्डर बना देंगे ताकि डिवीजन नज़र आए। आपके सबमिशंस जो होंगे वो विजुअली समझ में आने चाहिए कि आपने पहले कौन सी इमेज ली थी और बाद में कौन सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, कोई डाउट है कलर्स थ्योरीज को लेके? कोई चीज़ पूछनी है? पहले कभी कलर थ्योरीज को आपने इस पर्सपेक्टिव से देखा था? पहले नहीं देखा? ओके, सो इसके लिए मैं आपको एक एक्सप्लोरेशन भी देता हूँ, है ना। आज जब जाएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ के बारे में कि सबसे पहले आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कॉम्पोजिशन कीज़ क्या होती हैं। कॉम्पोजिशन कीज़ पढ़ के आएंगे। ये केवल ब्लैक और वाइट का रेशियो होता है। ठीक है, तो कौन कौन से रेशियो आपने पता किए, ये चीज़ मैं पूछूंगा आपसे जब आप क्लासेस नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि VFX लाइन में यही का पैसा है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो VFX लाइन का हमारा पूरा जितना भी मेहनत है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, कलर्स में काम बहुत तगड़ा होना चाहिए, और दूसरा कॉम्पोजिशन पे काम तगड़ा होना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन जानने से पहले जनता को अगर आप अपने वर्क से बोलते ना उनके दिलों को आप टच नहीं कर पाए तो वो मतलब नहीं रहता, है ना। और वो आता है कॉम्पोजिशन कीज़ से। तो कितनी टाइप की कॉम्पोजिशन कीज़ हैं मैं आप लोग से पूछूंगा। ज़्यादा नहीं है थ्योरी, इसलिए आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ ये रहेगा कॉम्पोजिशन कीज़ क्या रहेंगी ये। दूसरा, कलर थ्योरीज़ में बहुत सारी कलर थ्योरीज़ मिलेंगी। ठीक है, रीज़न ये होता है हमने उसको बनाया है 7 कलर थ्योरीज़ का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन कलर थ्योरीज़ एक यूनिवर्स की तरह होता है। ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये यूनिवर्स की तरह होता है, और रूल्स अपने आप बनाए भी जाते हैं, तोड़े भी जाते हैं।
हो सकता है कि मैं एनालॉगियस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिक्स करके चला लूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं क्या बोलते हैं मोनोक्रोम के साथ एंटी एनालॉगियस या कॉम्प्लीमेंट्री चला लूँ। मोनोक्रोम का भले ही रूल एक है कि एक कलर के साथ यूज़ करना है, उसी के साथ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री मिक्स कर दूँ तो एक थर्ड पार्टी कलर थ्योरी या कलर सिस्टम क्रिएट होता है। तो कलर सिस्टम्स बहुत सारे हैं, यानी यूनिवर्स जितने हो सकते हैं, क्योंकि कलर्स बहुत सारे हैं। हर कलर को, किसी भी कलर को आप प्राइमरी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रेड ग्रीन ब्लू ही को बनाना है। हो सकता है आप तीन कोई दूसरे कलर ले लीजिए, है ना, और फिर वही वर्क वही होगा कि उन दोनों कलर को मिक्स करेंगे तो उनका टर्जरी कलर निकल आएगा, सेकेंडरी कलर आएगा। उन दोनों को मिक्स करेंगे तो सेकेंडरी निकल आएगा, फिर उन दोनों की और नीचे का एक यूज़ कर लेंगे तो फिर आपका टर्जरी कलर आ जाएगा। तो वो उनका भी वैसे ही कलर सिस्टम तैयार होता जाता है। बट वो जाने से पहले हमें बेसिक एक स्टैंडर्ड ग्राउंड चाहिए होगा जहाँ से हम लोग ये चीज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये अपना ग्राउंड है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला वर्क हमारा अभी मोनोक्रोम का आप लोग का एक और लगेगा मेरे को, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल काम करेंगे, कम से कम 2 घंटा दीजिए। आपका तो हो गया है क्योंकि आपका वर्क पहुंच गया है वहाँ तक, लेकिन आपका वर्क थोड़ा सा नॉच बढ़ाना होगा। 20 मिनट में किया था आप लोग ने, ठीक है, 20 मिनट में नहीं करना है उसको, क्योंकि पूरा दिन मिल रहा है। तो जितने एस्पेक्ट हो सके आप उतना एक्सप्लोर करिए उसको। अगर मान लीजिए 20 मिनट में बन भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 मिनट में अगर बन जाता है अच्छी बात है, लेकिन आपको 20 मिनट में अगर एक बन रहा है तो फिर समझिए आपके पूरे दिन को लेके कितने बन जाने चाहिए। प्रॉबेबली हो सकता है कि आप उसको 5 डिलीवर कर पाएँ, 5 से 7 डिलीवर कीजिए, लेकिन वो पूरा एक दिन यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो आप जाएंगे तो मोनोक्रोम एक रहेगा आप लोग का, उसके बाद एक ये वाला वर्क रहेगा, ठीक है, कलर ब्लेंडिंग मोड वाला, और आपका केवल कलर ब्लेंडिंग मोड का एक रहेगा। ठीक है, और मेरे को मेल करेंगे वर्क को जेपैग में। आपका मैसेज आया था मेरे को, प्रांजल का आया था ना, आई थिंक, हाँ प्रांजल ने भेजा था मेरे को। तो आपका वर्क लेकिन मेरे पास नहीं आया, तो आप लोग वर्क मुझे मेल करेंगे cubenom@gmail.com पे उसको मेल कीजिएगा। ठीक है, एनीथिंग? ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।